स्वभाव परमवाद चरक संहिता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए भी। स्वभाव परमवाद बेसिकली बौद्धों का मत होता है, मतलब बौद्ध ने एक षड़भंगुरवाद जो है उन्होंने दिया था। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो पहली जो समुद्र की लहरें होती हैं वो 3 स्थिति होती है उसकी। तो पहले क्षण में वो क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये उन्होंने पूरा का पूरा समुद्र की लहरों पे बेस्ड करके बताया था षड़भंगुरवाद। तो उन्होंने बोला था कि पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद क्या होता है, दूसरे पल में क्या करता है, फर्स्ट में ये उत्पन्न होती है, दूसरे में क्या करती है, अपने जैसा उत्पन्न करती है। ठीक है, और लास्ट तीसरे में वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। षड़ में भंगुर, इसी को बोल रहे हैं षड़भंगुरवाद। मतलब पहले वो उत्पन्न होती है, फिर वो दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, फिर वो खुद नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड करके जो है उन्होंने धातुओं से भी रिलेट किया है कि पहले धातुओं की उत्पत्ति होती है, मतलब कि रस धातु की उत्पत्ति हुई, उसके बाद दूसरी धातु की उत्पत्ति हुई, मतलब कि रक्त। ठीक है, और फिर तीसरा क्या होता है, पहली धातु का विनाश, अब इसका विनाश। ठीक है, तो ये उत्पत्ति का स्टेज बता रहे हैं। तो रस से जब रक्त बनता है तो अब ये रक्त हो चुका है, रस नष्ट हो चुका है, अब रक्त से क्या बनेगा, मांस। तो ऐसे करके उन्होंने क्या है, स्टेजेस बताया। मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो शरीर में है वो क्षण में भंगुर हो जाता है और इसका कोई रीज़न नहीं होता है। ये जो नष्ट हो रहा है वो क्या है, स्वभावतः ही नष्ट होता है। तो जगत में पहले पदार्थ की उत्पत्ति होती है, फिर दूसरा उनकी स्थिति होती है, फिर तीसरा उनका विनाश हो जाता है, और इसी पर सब कुछ निर्भर होता है। तो सेम इसी तरह उन्होंने धातुओं के बारे में बताया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो आहार रस है, अगर वो सम है तो धातु भी कैसी बनेगी, सम बनेगी। क्यों, क्योंकि रस से ही रक्त बन रहा है। ठीक है, रस ही रक्त को उत्पन्न कर रहा है, और रस जो होता है वो आहार रस से बनता है। तो अगर हमारा जो आहार रस है वो सम होगा, वो अगर हेल्दी है, तो फिर हमारी जो रस धातु है वो भी सम बनेगी, हेल्दी बनेगी। और अगर वो विषम है तो धातुएं विषम बनेंगी। इन धातुओं का जो नाश है वो स्वभाव से ही होता है, मतलब स्वभावतः ही हो रहा है, उसमें कोई कारण नहीं है। इसी को स्वभाव परमवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा है, बौद्धों का मत लेके जो है चरक ने बताया है। चरक भी स्वभाव परमवाद को मानते हैं। चक्रपाणि ने कहा है कारण निरपेक्ष विनाश, मतलब कि विनाश में कोई कारण नहीं होता है। चरक ने प्रॉपर एक डेफिनेशन जो दी है ये, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, पीजी में भी पूछा जाता है और श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जायन्ते हेतु वैषम्या विषमा देह धातव हेतु साम्यात् समास्तेषा स्वभाव परम सदा। ठीक है, हेतु की विषमता के कारण, अगर हेतु यानी कि कारण विषम है, मतलब कि अगर हमारा आहार विहार जो है वो विषम है, अपथ्य है, तो क्या होगा, समस्त धातुएं भी विषम हो जाती हैं। ठीक है, और ये हेतु की समता के कारण सम हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो धातु बन रही है, ये जो धातु बन रही है, तो वो अगर हमारा कारण यानी कि हमारा भोजन आहार विहार अगर वो विषम है तो विषम बनेंगी, अगर वो सम है तो सम बनेंगी। ठीक है, उसमें कारण है, बट इनके नाश होने में क्या है, कोई कारण नहीं है। उक्त धातुओं का उपरम यानी कि विनाश जो है वो स्वभाव से ही होता है। ठीक है, इसमें कोई कारण नहीं होता है। वही चीज़ चक्रपाणि ने भी कहा है कि कारण निरपेक्ष विनाश, मतलब कि कारण में कोई भी विनाश में कोई भी कारण नहीं होता है। अब एक और चीज़ कही है, प्रवृत्ति हेतुर्भावना न निरोधे अस्ति कारणम, मतलब कि भाव की प्रवृत्ति या उत्पत्ति का हेतु होता है। ठीक है, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है वही चीज़ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति या प्रवृत्ति इन सब का कारण होता है, लेकिन निरोध यानी कि विनाश का कारण नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर जो धातुएं बन रही हैं वो किससे बन रही, कैसी बन रही है, उन सब का कारण है। ठीक है, सम है, विषम है, सब कारण है, बट उनके विनाश में कोई कारण नहीं है, दैट इज स्वभाव परमवाद। वो स्वभावतः ही नष्ट हो रही हैं। उपरम मतलब नाश होना। तो अब
अग्निवेश ने बोला कि अगर ऐसा है कि स्वभाव से ही दोषों का विनाश हो जाता है या धातुओं का विनाश हो जाता है, तो फिर चिकित्सा प्राभिट वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब कि अगर सब कुछ अपने आप ही नाश हो रहा है या नष्ट हो रहा है, तो फिर चिकित्सा की क्या ज़रूरत है? और चिकित्सा की ज़रूरत नहीं तो फिर चिकित्सक की क्या ज़रूरत है? तो आत्रेय ने उत्तर दिया, जैसे निरंतर गतिशील काल के विनाश का कारण नहीं होता है, ठीक है, जो समय है वो प्रति क्षण नष्ट हो रहा होता है। ठीक है, समय जो बढ़ रहा है हमारा, तो वो क्या हो रहा है? नष्ट ही तो हो रहा है। 1 महीने या फिर 1 साल, ये जो काल हमारा चल रहा होता है, काल का चक्र, वो क्या हो रहा है? प्रति क्षण जो है वो नष्ट हो रहा है। तो उसका कोई कारण है? नहीं है। उसी प्रकार भावों के विनाश में कारण के अभाव से उसका कोई कारण नहीं मिलता। मतलब कि जितने भी भाव पदार्थ हैं उनका जो नाश हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं मालूम हो रहा है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि उसके निरोध में कोई कारण नहीं होता है और उसको ना ही बदला जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जो धातुएं प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं उसका कोई कारण तो है नहीं, साथ ही हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, वो प्रतिक्षण नाश होगा ही होगा। स्वभाव परमार्थ यही है कि हमारे धातुओं का विनाश प्रतिक्षण होता रहता है और उसकी पूर्ति के लिए आहार का क्रम सुनिर्धारित है। ठीक है, इसीलिए उसकी प्रतीति नहीं हो पाती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि धातु बन रही है, अच्छी बन रही है, खराब बन रही है, हमारे आहार विहार पे तो डिपेंड कर रहा है। बट ये जो प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं उसका क्या? तो प्रतिक्षण अगर धातुएं जो हैं वो नष्ट हो रही हैं, तो जो धातु बन जा रही है उससे हमें क्या मिल रहा है? इम्यूनिटी, पोषण, सब कुछ मिल जा रहा है। तो इसकी जो प्रतीति है या इसका जो अनुभव है वो हमें नहीं पता चलता है। मतलब कि हम खाना पीना खा रहे हैं तो धातुएं नष्ट तो हो रही हैं, ठीक है, बट उसके अलावा क्या है? बन भी तो रही हैं। तो बन रही हैं, पोषण मिल रहा है शरीर को, तो हमारे शरीर को पता नहीं चलता है। अब यही अगर हम एक दिन का उपवास कर लें, ठीक है, अब जैसे हम क्या करें, एक दिन बिना खाए अगर रखें तो क्या होगा? जो धातुओं का प्रतिशत नाश हो रहा है वो आपको महसूस होने लगेगा। आप एक दिन खाना खाना छोड़ दीजिए तो आपकी धातुएं नहीं बनेंगी उस दिन, तो उस दिन आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो नष्ट हो रहा है, बॉडी में धातुओं का नाश हो रहा है। ठीक है, साइंटिफिक अगर हम देखें वैज्ञानिक दृष्टि से, तो शरीर में धातुओं का निर्माण और विनाश की प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहती है। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो क्रिया है उसमें मनुष्य के आहार विहार का हाथ है। ठीक है, मतलब जो धातुएं बन रही हैं हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो वो जो धातुएं बन रही हैं, वो जो क्रिया चल रही है उसमें मनुष्य का आहार विहार का रोल है। बट विनाश जो हो रहा है वो स्वभाव से हो रहा है, यानी कि प्रकृति स्वयं समर्थ है। ठीक है, उसमें कोई कारण नहीं है, वो स्वभावतः ही हो रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि स्निग्धता लाने के लिए, ठीक है, मतलब कि सॉफ्टनेस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तेल का प्रयोग करते हैं, ऑयल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन रुक्षता अपने आप नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपने स्किन को स्निग्ध बना रहे थे, सॉफ्ट बना रहे थे, बट जो रुक्षता है वो स्वभावतः ही नष्ट हो गई। तो यही है स्वभाव परमवाद। स्वभाव उपरम, उपरम मतलब नष्ट हो जाना। ठीक है, तो स्वभावतः ही नष्ट हो रही हैं। स्पेशली इसमें क्या बताया गया? धातुओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अग्निवेश का क्या प्रश्न था कि अगर धातुएं नष्ट हो रही हैं तो फिर हम चिकित्सा किसकी करेंगे? तो फिर आत्रेय ने उत्तर दिया था कि हम लोग जो नष्ट हो रही है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो स्वभावतः आ रही है और हम उसको बदल नहीं सकते। बट हम क्या कर सकते हैं? जो धातुएं बन रही हैं उसको हम सम आहार और विहार के थ्रू क्या कर सकते हैं? सम रख सकते हैं, उसको अच्छा रख सकते हैं, और चिकित्सा भी हम उसी की करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चिकित्सा की परिभाषा। ठीक है, या भी क्रियाभिर्जायते शरीर धात्व समा, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषजाम स्मृतम। मतलब कि जिन जिन क्रियाओं के द्वारा विषम हुए दोष में पुनः समानता प्राप्त हो वही रोगों की चिकित्सा है और वही वैद्य का उत्तम कर्म है। ठीक है, मतलब कि हम जो भी क्रिया करते हैं,
पथ्य आहार का सेवन करा देते हैं या रसायन का सेवन करा दें या धातु पोषण का सेवन करा दें या फिर पंचकर्म करा दें, शोधन करा दें, कुछ भी कराएं, अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ करा रहे हैं जिससे विषम जो दोष है वो क्या हो जाए, फिर से सम हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, चिकित्सा कहलाती है। ठीक है। और यही वैद्य का उत्तम कर्म होता है। चिकित्सा मतलब क्या होता है, बेसिकली विषम को सम करना। ठीक है। जो विकृति हुई है उसको क्या करना है, नेचुरल बनाना है, प्रकृति में लाना है, साम्य अवस्था में लेके आना है, यही चिकित्सा है। चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य का महत्व क्या है, तो बेसिकली एक पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है, देह सुखायुषम। तो ये चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य का महत्व है। ठीक है। वो देह को सुख कर और आयु के लिए हितकर होता है, और साथ ही ये निद्रा के लिए भी कहा गया है। ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए कहा गया है, चिकित्सा प्रावृत्त के लिए भी और निद्रा के लिए भी। वातादि दोषों को सम हेतुओं द्वारा, ठीक है, मतलब कि पथ्य चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या होगा, चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य जो है वो सम बनाए रखने में सहायक होता है। अतः उसको शारीरिक सुख और आयु का दाता कहा गया है। ठीक है। देह सुख आयुषा मतलब कि शारीरिक सुख और आयु का दाता, आयु को देने वाला कहा गया है। शारीरिक सुख और दीर्घायु देने के कारण उत्तम चिकित्सक धर्म अर्थ काम तथा इस लोक और परलोक के सुख को देने वाला होता है। ठीक है।